नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। राजकुमार सिंह जी, अजीत द्विवेदी जी, आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना जितनी बड़ी चुनौती थी, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती तो अब इस ईवीएम की रक्षा करना है। जी हां, पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले ईवीएम पर घमासान छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में 4 मई को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले टीएमसी ने ईवीएम में गड़बड़ी का पहाड़ा शुरू कर दिया है। पहाड़ा आप समझते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये पहाड़ा पड़ रही है टीएमसी इस वक्त। स्ट्रांग रूम में चुनाव आयोग की निगरानी में रखी ईवीएम को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कल रात कोलकाता के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में अचानक सीएम ममता बनर्जी पहुंच गई। जिस वक्त ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची, उनके साथ एक गाड़ी भी पहुंची जिसमें टीएमसी का पोस्टर लगा हुआ था। गाड़ी के अंदर क्या था, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले तस्वीरें आप देखें, फिर आगे की कहानी भी आपको बताती हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। कार के अंदर क्या था इसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गड़बड़ी करने के लिए गाड़ी लेकर आई हैं। विरोध के बाद पुलिस ने टीएमसी की गाड़ी को हटवा दिया। इसी बीच बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। हंगामे के बीच सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल के ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंची। 4 घंटे अंदर रहने के बाद रात करीब 12:07 पर निकली वहां से। अब जय बांग्ला के नारे दो या जय श्री राम के नारे दो, जो भी होना था वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन अब स्ट्रांग रूम की रक्षा करना, वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो जाए, 24 घंटे इस वक्त वहां पर पहरा दिया जा रहा है। अब पहला सवाल तो इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी यही आएगा कि क्या ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है? ऐसी क्या फीलिंग उन्हें आ रही है कि वो एक रूम से दूसरे स्ट्रांग रूम जा रही हैं? ये कौन सी बेचैनी है? यहीं पर विश्लेषण शुरू करते हैं हम। अजीत जी, ये कौन सी बेचैनी है? और मैं तो ये कह रही हूँ कि जितना चुनौतीपूर्ण चुनाव कराना था, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो अब हो गया है कि आपको स्ट्रांग रूम की रक्षा करना है, ईवीएम की रक्षा करना है। बिल्कुल। एक तो पहली नज़र में तो यही लगता है कि अगर आप इनकम्बेंट हैं, आपकी सरकार है प्रदेश में, अगर आप कोई ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका लग रही है, ईवीएम लूट लिए जाने की बात आप कह रहे हैं, ईवीएम में बदल दिए जाने की बात आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आशंका है, नतीजों को लेकर के आप चिंता में है। स्वाभाविक है, वो होना भी चाहिए है। लेकिन ये जो कल से कल पूरा विवाद हुआ है, इसका बैकग्राउंड आप समझिए। चुनाव के बीच में ही ममता बनर्जी ने कहना शुरू कर दिया था अपनी पार्टी के लोगों को कि ईवीएम की रक्षा करनी है, जी जान से रक्षा करनी है, हम लोग को 24 घंटे स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद रहना है और उससे हटना नहीं है। तो एक तो पहला तो ये हुआ कि आशंका लग रही है। दूसरी बात जो ये समझ में आती है, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन का जो ये माइंडसेट है कि पहले से क्वेश्चनेबल बनाना शुरू करो, इसका आधार बनाना शुरू करो कि अगर नतीजे अपने खिलाफ जाते हैं, हालांकि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो गिनती होगी तब पता चलेगा, लेकिन नतीजे अगर अपने खिलाफ जाते हैं तो उसको ये रंग दिया जा सके कि ईवीएम में बदलाव किया गया होगा। एक पहले से एक आधार बनाने की बात होती है। दूसरा कारण तो इसमें यह लग रहा है। तीसरा कारण एक अचानक कल का एक वीडियो वायरल होना है जो स्ट्रांग रूम के अंदर किसी तरह की एक्टिविटी की खबर थी। अब उसको चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए। मैं यही खबर फिर दिखा देती हूँ जिसकी बात अभी अजीत जी कर रहे हैं। कोलकाता में ईवीएम को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ, उसकी टाइमलाइन आप समझिए। पूरा विवाद एक वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुआ, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। टीएमसी का दावा यह है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कोलकाता के अनुशीलन स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी समर्थक इकट्ठा हो गए और बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांचा खुदीराम अनुशीलन केंद्र पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करने का आदेश जारी हो गया। फिर ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंच गई और फिर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में बिताने के बाद फिर बाहर आई। तो पहली बात तो यह है कि कोई प्रूफ नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो रही थी। केवल एक वीडियो को आधार बनाकर फेक न्यूज फैलाकर यह बताने की कोशिश की गई राजकुमार जी कि देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है। और ये फेक न्यूज
बिना ऑथेंटिकेट हुई कोई खबर को एक बार जब आप, तो ये तो चुनाव का मौसम है, आप थोड़ा सा भी कुछ एक फुरफुरी भी छोड़ देंगे तो हंगामा खड़ा हो ही जाएगा। वही हंगामे की तस्वीर दिखाई दे रही है। देखिए, वो वीडियो फेक है रियल है ये तो वेरिफिकेशन से पता चलेगा, और वो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, वही कर सकता है। हमने वोटिंग वाले दिन देखा था कि अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट किया था कि ईवीएम में बीजेपी के इलेक्शन सिंबल के सामने टेप लगा हुआ है। उसका वेरिफिकेशन चुनाव आयोग ने किया। वो कहा कि अगर वेरीफाई हुआ तो रिपोल होगा। इस मामले में चुनाव आयोग को ही वेरिफिकेशन करना था और उन्होंने किया होगा, मान लेते हैं। दूसरा, जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और ये खंडन नहीं हो जाता कि फेक है, तब तक टीएमसी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स का चिंतित होना स्वाभाविक है। दो चीज़ें हमें बहुत याद रखनी चाहिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब भी हम चर्चा करें। एक तो हाल फिलहाल जितने हमने चुनाव देखे हैं जी, कुछ सालों की बात कर ले भले ही, तो इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई टेम्पर का चुनाव नहीं हुआ। सर 21 का चुनाव भी हाई टेम्पर का था, लेकिन वो एक तरफा हाई टेम्पर था। अब ठीक है, इस बार दोनों तरफ है। अच्छा, दोनों तरफ का मतलब क्या है कि कंटेस्ट बहुत क्लोज है, कोई उसमें हारना नहीं चाहता। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग की अपनी जो साख है वो भी कहीं ना कहीं दांव पर है। शांतिपूर्ण करा पाते हैं, पहली चुनौती। लग रहा है कि मतदान में वो सफल भी रहे। निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, वो चुनौती अभी बाकी है, वो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं ममता बनर्जी जिस तरह से स्ट्रांग रूम में गई जी। उस वीडियो में दिखाया गया है कि वहां कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है। चुनाव आयोग ने सफाई क्या दी है कि वो जो पोस्टल बैलेट हैं उनके छांटने का काम हो रहा था, और जो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। दुविधा यहाँ पे आ रही है कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि वो आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। कुछ नहीं आए में अगर टीएमसी के लोग नहीं आए, ये कहना चाह रहा है चुनाव आयोग, तो ये बात गले से उतरने वाली इसलिए नहीं है कि टीएमसी और बीजेपी दो के ही तो स्टेक्स हैं वहाँ, बाकी पार्टीज का मतलब कोई नहीं है। तो जिनके बीच मुकाबला है उस पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं आए होंगे या काउंटिंग एजेंट नहीं आए होंगे, ये आसानी से गले नहीं उतरता है। तो क्या कोई जल्दबाजी हुई है? नहीं, हम यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि चुनाव आयोग इसकी बेहतर जानकारी हमको दे सकता है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम में पहरेदारी करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जा रही है और पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट रूम खोला गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि दोनों पार्टीज को ये बताया गया था और उसके बाद दोनों पार्टीज के नुमाइंदों को भी वहां पर होना था, लेकिन टीएमसी के नहीं हुए। जो अभी बात राजकुमार जी भी कह रहे थे, अब बाहरी लोग आकर पोस्टल बैलेट में हेरफेर कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें स्ट्रांग रूम में एंट्री करने से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने रोका है, जबकि नियम के मुताबिक उम्मीदवारों को सीलबंद कमरे के बाहर तक जाने की इजाजत है। अंदर एग्जैक्टली अंदर नहीं जाते हैं, अंदर आप नहीं जाइए, स्ट्रांग रूम में कोई नहीं जाता है। ये जो खुदीराम अनुशीलन सेंटर है वहाँ अंदर के कमरे के वीडियोज आए हैं जो पोस्टल बैलेट की गड़बड़ी का मामला है। और ममता बनर्जी या तृणमूल की चिंता इसलिए है क्योंकि आजकल पोस्टल बैलेट्स की मात्रा बढ़ गई है। पहले की तरह नहीं है कि बहुत गिनती के पोस्टल बैलेट्स आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स की मात्रा इसलिए भी बढ़ गई है कि उम्रदराज लोगों को, बीमार लोगों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी है, और ऊपर से सरकारी कर्मचारी हो या और भी लोग ऐसे चुनने की सुविधा है जो अपना पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं। तो और इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने में पोस्टल बैलेट बहुत मैटर कर सकता है। ये कहा गया है, एक नियम में बदलाव हुआ है कि पहले क्या पोस्टल बैलेट की सारी गिनती खत्म हो जाती थी पहले, तब ईवीएम खुलते थे और नतीजे भी। अब पोस्टल कई बार ऐसा भी होता था कि पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, ईवीएम की गिनती खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, तो अब ये हुआ था कि अब इसको नहीं कर सकते हैं जब तक ईवीएम की गिनती पूरी, एक राउंड की गिनती रोक दी जाएगी, और जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं होगी तब तक नतीजे नहीं आएंगे। इसका मतलब पोस्टल बैलेट नतीजे को प्रभावित करता है। ये चुनाव आयोग ने ये नियम बदला है, तो ये बड़ी चिंता की बात थी और वो साफ दिख रहा है कि कुछ लोग उसमें कर रहे हैं। वहां चुनाव आयोग ने एक टाइमलाइन दी है कि आखिरी जो स्ट्रांग रूम सील हुआ है वो 5 बजे सुबह सील हुआ है, मतलब अगले दिन जो 30 अप्रैल को 5 बजे सुबह सील हुआ, बाकी 12 बजे, 11 बजे, 8 बजे इस तरह से जहां बक्से पहुंचते गए सील होता गया।
अगर 5 बजे सुबह तक कोई स्ट्रांग रूम सील नहीं हुआ है, वहां तृणमूल कांग्रेस का आदमी नहीं है, पोस्टल बैलेट वाले रूम खुले हुए हैं, वहां तृणमूल कांग्रेस का आदमी नहीं है, तो ये संदेह की बात होती है और उस पर सफाई चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए। लेकिन एक बात जो आपने पहले कहा कि ये भी हो सकता है कि भाई आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए गड़बड़ी हो रही है और हमने तो पहले ही इस तरफ इशारा कर दिया था और इसलिए हम चुनाव हार गए। लेकिन अगर ये भी हो रहा है तो ये बात माननी पड़ेगी ममता बनर्जी जिस तरीके से एग्रेशन के मूड में रहती हैं, जिस तरीके का रेसिलियंस उनके अंदर है, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ती हैं और लड़ने के बाद भी डटी रहती हैं, मुझे और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में कोई एक ऑपोजिशन का ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जैसे ममता बनर्जी हैं। ये तारीफ आपको ममता बनर्जी की करनी होगी। ना राहुल गांधी में है, ना तेजस्वी यादव में है, ना आप अखिलेश यादव की बात कर लें, आप किसी भी रीजनल पार्टी के नेता की बात कर लें, किसी के अंदर वो टेम्परामेंट है ही नहीं जिस टेम्परामेंट के साथ ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है। आप उसको सही कहें, गलत कहें, उनकी स्ट्रैटेजी कहें, उनकी दूरदर्शिता कहें, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं, पर ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिव है और उन्होंने अपने ही अंदाज में वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनकी एक आवाज पर सेकंड भर के अंदर अंदर 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे। एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। अच्छा, टीएमसी ने जो एक वीडियो शेयर किया उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। नॉर्थ कोलकाता की डीईओ स्मिता पांडे ने कहा है कि सीसीटीवी में जो लोग दिख रहे हैं वो तो चुनाव आयोग के ही एआरओ और रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो पोस्टल बैलेट को अलग करने का काम कर रहे थे। स्ट्रांग रूम में ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ लोग नहीं, वो हमारे एआरओज हैं, वो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कर रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस होता है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन किया जाता है, तो वो हमें हर जो हमारे ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स हैं जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं, ये वो वोट है। हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में, वो देखिए ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। अभी जो डीओ नॉर्थ कोलकाता की कह रही हैं स्मिता पांडे, वो कह रही हैं कि ये तो चुनाव आयोग के ही एआरओ हैं जो सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये अजीत जी समझा दीजिए कि क्या सेग्रीगेशन का काम एआरओ नहीं कर सकते, ये लीगल है या इलीगल है? देखिए, एक बार जब बैलेट आ गया ना, जो सारी बैलेट, चाहे पोस्टल बैलेट का बॉक्स हो या ईवीएम हो, जो वो जब सील किया जाता है उस समय हर पार्टी के पॉलिटिकल जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका मौजूद रहना जरूरी होता है, और जब वो खुले उस समय हर पार्टी के काउंटिंग एजेंट का मौजूद रहना जरूरी होता है। ये दोनों बड़ी बेसिक जरूरत होती है। एक समझिए, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर ये बात कह रही हैं। बंगाल में तो कई जिले हैं, बाकी किसी जिले में इस तरह से पोस्टल बैलेट को सेग्रीगेट करने की खबर तो आई नहीं। सिर्फ एक ही जिले में ये सेग्रीगेट होने की खबर आई। अगर ये सेग्रीगेट आप करें, वो होता नहीं है। जनरली सेग्रीगेट किया जाता है वोटिंग के दिन, काउंटिंग के दिन, काउंटिंग एजेंट्स की मौजूदगी में। अगर ये हो रहा है, हम किसी उस एआरओ उनका हो सकता है पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हो, हम उसकी निष्ठा पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहे। जो उनका इलेक्टोरल ऑफिस जो ये कह रही है डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस, ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट तो दोनों अपोजिशन की पार्टी में, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, हमको ट्रस्ट है, लेकिन हमारा टीएमसी की बात कर रही हूं, उनमें ट्रस्ट डेफिसिट है, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। हम मान रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी ठीक काम करेगा, लेकिन वो नियम के हिसाब से भी होना चाहिए। काम ईमानदारी से हुआ और ईमानदारी से होते हुए दिखना भी चाहिए।
तो ये तो टीएमसी का ट्रस्ट डेफिसिट है कि अगर चुनाव आयोग के ही एआरओ वहां पर सेग्रीगेशन का भी काम कर रहे हैं, तो अचानक से ऐसा हल्ला मचा देना कि देखिए यहाँ तो पोलिंग के बाद कैसे नतीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, वो भी चुनाव आयोग के अधिकारियों के जरिए हो रही है। एक रिएक्शन और है सर, मैं वो दिखा देती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम में जाने को लेकर भवानीपुर में ममता को चैलेंज दे रहे शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी, सोचिए क्या कहा उन्होंने, पूर्व सीएम, उन्होंने पूर्व सीएम कहा। उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम स्ट्रांग रूम में कोई अनुचित फायदा नहीं ले पाई, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर पाई, क्योंकि जब तक वो स्ट्रांग रूम में रही हमारे एजेंट ने उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी। आप पहले तो बयान सुने और इस बयान के दोनों मायने आप समझिए। तो ये राजकुमार जी कैसे हो रहा है? पहले तो ये कॉन्फिडेंस कि आप अभी वो मौजूदा सीएम हैं, अभी वो पूर्व हुई नहीं है, आप उन्हें पूर्व सीएम करके संबोधित कर रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि 4 घंटे तक वो अंदर रही हैं, लेकिन हमारे एजेंट भी रहे, इसलिए वो कोई गड़बड़ी नहीं कर पाई। गड़बड़ी होती थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में? देखिए, ये तो शुभेंदु अधिकारी का कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो अभी सीएम है। हाँ। जब वो इस्तीफा दे देंगे नई सरकार के गठन तक, तब भी निवर्तमान सीएम रहेंगी वो। तो फिलहाल तो वो वैधानिक रूप से फुल फ्लेश्ड सीएम है। दूसरी बात हो रही थी ट्रस्ट डेफिसिट की। ट्रस्ट डेफिसिट एक साइड से नहीं है, इसके कई एग्जाम्पल देखिए। आपको बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जरूरत, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने मान लिया कि बंगाल का जो सरकारी मशीनरी है वो तो सब टीएमसी के फेवर में है। यहां भी ट्रस्ट डेफिसिट है। वो तो सर सीआरपीएफ नहीं आती तो पुलिस भी पश्चिम बंगाल की मशीनरी में ही है। हम वही बात कर, टीएमसी की मशीनरी में। हाँ, तो ट्रस्ट डेफिसिट इधर भी है और उधर भी है। उधर कितना ज्यादा है देखिए कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो जहांगीर खान वर्सेस अजय पाल शर्मा के मामले में टीएमसी सुप्रीम कोर्ट से गई कि उनको तत्काल यहां से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अभी भी टीएमसी हाई कोर्ट गई कि जो काउंटिंग हो रही है वह काउंटिंग बूथ्स पर सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की जो तैनाती है उसको रोका जाए। तो ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ से है और मुझे लगता है हार जीत होती रहती है, हर चुनाव में होती है, हर राज्य में होती है, देश में भी होती है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना कि स्टेट मशीनरी है उस पर सेंट्रल को भरोसा नहीं है, सेंट्रल मशीनरी पे स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज को भरोसा नहीं है, ये ज्यादा खतरनाक ट्रेंड है। ये सही है कि बंगाल में जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की वायलेंस होती रही है, उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत थी ताकि पीसफुल वोटिंग करा सके, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट डेफिसिट नहीं लेकिन सर ये जो बेचैनी है, ये तो बेचैनी आज पहली तारीख है, नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे। अभी तो 2 दिन और 2 रातें और निकालनी है। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे निकालेंगी? क्योंकि आप देखिए जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और चुनाव आयोग की निष्ठा तो टीएमसी के हमेशा से ही निशाने पर है। इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं है कि कोई नई बात टीएमसी ने करती हो। ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा करने को लेकर टीएमसी नेताओं के धरना देने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी पलटवार किया। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी हार को पचाने के लिए एक बहाना तलाश रही हैं, इसलिए प्रशासन पर ममता बनर्जी दबाव बना रही हैं। पहले तो स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर होता नहीं है, वो अलग से रहता है। जो पोस्टल बैलेट है कर्मचारी लोग देते हैं, तो चुनाव कमीशन ने साफ कर दिया वो बैलेट पेपर सेग्रीगेशन होता है। एक ही बॉक्स में अलग अलग असेंबली का पेपर रहता है, कर्मचारी देते हैं, उसको अलग करके वहाँ भेजा जाता है। वो बोल दिया चुनाव कमीशन ने, इसलिए बाउंडर करने के लिए, हवा गर्म करने के लिए, प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाने के लिए ये सब कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। 4 तारीख के बाद सब ठंडा पड़ेगा। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज उन्होंने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। एक उत्तेजना फैलाना और पॉलिटिक्स करना, मीडिया में आना, ये उनकी पुरानी पद्धति है। उससे चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 4-5 दिन तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रांग रूम एकदम सुरक्षित है और एक सीमा तक सब जा सकते हैं। अब ये बहाना बना रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे, उसकी पटभूमि तैयार हो रही है।
ये बेचैनी क्यों हो रही है, इसी मुद्दे पर आ जाती हूँ अजीत जी। ये बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि पोलिंग परसेंटेज इतना बड़ा। ये बेचैनी इसलिए भी हो रही है कि जैसे एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें इनके अपने मजबूत इलाके वो भी जो हैं इनके हाथ से गुजरते हुए जा रहे हैं। देखिए, अभी जो दिलीप घोष साहब का दो आपने बयान दिखाया, एक तो शुभेंदु अधिकारी का दिखाया कि उनका कहना था कि हमारे एजेंट्स तैनात थे इसलिए गड़बड़ी नहीं कर सकी। तो ये तो बात पूरी सिरे से ही गलत है ना भाई। जब सेंट्रल फोर्सेज तैनात हैं, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर हैं, वहां तो आपके एजेंट कुछ नहीं कर सकते हैं वहां, या उनके एजेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं जा सकते, उस बिल्डिंग में आप गई जहां सील कमरा है उसके बाहर तक गई आप, वहां सेंट्रल फोर्सेज तैनात हैं, चुनाव आयोग के लोग तैनात हैं, तो वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने भी एक नैरेटिव बनाया कि गड़बड़ी करने गई थी, नहीं कर पाई। उसके बाद जो दिलीप घोष साहब ने कहा कि हारने वाला कंप्लेन करता अच्छा, लेकिन गड़बड़ी करने वाला इतना लाल लश्कर के साथ जाता है? नहीं है, होती ही नहीं है। वही तो उसमें जो है, पहले हम लोग एक शिकायत सुनते थे कि सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, आधे घंटे बंद रहे, 1 घंटे बंद रहे। तो अब ये बात तो है नहीं है, यहाँ तो कैमरे चल रहे हैं। तो खैर वो शिकायतें अलग होती है। और दूसरा, दिलीप घोष साहब ने जो कहा कि हारने वाला कंप्लेन करता है, आप देखिए कि पॉलिटिक्स में ये ट्रेंड भी चेंज हो गया। और अरविंद केजरीवाल एक ट्रेंड लेकर के आए कि आप जीत रहे हैं तब भी अपने को विक्टिम बना करके पेश करिए। विक्टिम कार्ड प्ले करना एक इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा भारी अस्त्र हो गया है। और कई बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री को प्ले करते देखा है कि मेरे ऊपर हमला होता है, हमको इतनी गालियां दी जाती है, इतने किलो गालियां दी जाती है। तो ये विक्टिम और झूठ भी नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते झूठ है। नहीं देते हैं, वही आप लोग गाली देते हैं तो प्रधानमंत्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पब्लिक के बीच में ये बताना है, ये बात सारे मुख्यमंत्री आजकल बताने लगे हैं। आप जीत रहे हैं, आपकी सरकार है, फिर भी आपको ममता बनर्जी जिस तरीके से फोन हाथ में लेके, ये देखिए ना, ये विक्टिम कार्ड नहीं है तो और क्या है। हाथ में फोन लेके खुद ही वीडियो बना रही हैं, फिर बात कर रही हैं, फिर कह रही मैं मेरे एक आवाज पर 10,000 लोग आकर खड़े हो जाएंगे। तो फिर आप 10,000 लोग लाकर खड़े कर लीजिए, लेकिन कहां कहां खड़े करेंगे आप? आपको विश्वास करना होगा इलेक्शन कमीशन पर, केंद्रीय सुरक्षा बल पर आपको विश्वास करना होगा। लेकिन वो अविश्वास की खाई इतनी गहरी है क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बार हाथ से सत्ता चली जाएगी। मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रख देती हूँ। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। कोलकाता में जिस स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के नेता धरने पर बैठे हुए थे, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, वहां भी सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम है, ओंकार सरकार ने वहां से पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। स्ट्रांग रूम के बाहर हुई जबरदस्त ड्रामा के बाद आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बंदोबस्त और भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि 3 लेयर्स के सिक्योरिटी बंदोबस्त अंदर में है, लेकिन उसके बावजूद बाहर में यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बड़े बड़े बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा सीआईएसएफ को बाहर तैनात करके रखा गया है ताकि कोई भी अशांति ना हो। और इसके बाद जैसे कि कल रात जैसे कि हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उस ड्रामा के बाद आज कुणाल घोष सुबह सुबह फिर से एक बार खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर पहुंच चुके हैं और वो जगह का जायजा ले रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरा का जो मॉनिटर है, उस मॉनिटर के जरिए वो जायजा भी ले रहे हैं और मॉनिटर के हर वक्त का जो वीडियो फुटेज है, वो वीडियो फुटेज को नजर रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इस वक्त दिखाने की एक बार फिर से कोशिश करूंगा, यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, यहाँ पर उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम के स्ट्रांग रूम बनाया गया है। अंदर तो 3 लेयर के जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है वो तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग यहाँ पर बाहर पे लगाई गई है और इसके साथ साथ सीआईएसएफ को भी बाहर तैनात कर दी गई है। कोलकाता पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और अंदर में जो सीसीटीवी कैमरा का जो मॉनिटर है, उस मॉनिटर के जरिए जितने भी उम्मीदवार है वो उम्मीदवार अपने स्ट्रांग रूम को मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसके व्यवस्था भी अंदर भी किया जा गया है और इसीलिए कुणाल घोष सुबह सुबह पहुंचे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। ओंकार की आपने रिपोर्ट देखी। शुभेंदु के इलेक्शन एजेंट की एक बड़ी डिमांड है, एक बड़ी खबर आपको देते। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, ये बीजेपी का कहना है। कल स्ट्रांग रूम में ममता और फिरहाद आए थे और स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी में सारे सबूत हैं, ऐसा भी वो कह रहे हैं। भवानीपुर का मैंडेट पूरी तरह से सेफ है। अब ये एक छोटा सा बयान वो भी आप सुन लें। Chief Minister had come to the strong room and that was not the concern. Main concern was that we got a second information also that Firhad Hakim had entered the DCRC premises, to which we rushed, we protested. Everything has been captured on television also. Our protest has been recorded also. I want to assure the people of Bengal that at least for Bhawanipur seat, EVMs are safe and secure, strong room is safe and secure, and we are keeping round the clock watch. The mandate of the people are going to be protected.
with our lives if it comes to that. I have been awake for the last 72 hours, and if need be, I am going to be awake till the completion of counting and till the formation of BJP government. आपने बयान सुना, ये सुजोनिल दास जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी के एजेंट हैं और उन्होंने क्या कहा, मैं 72 घंटे से सोया नहीं हूं और अगर जरूरत पड़ी तो जब तक कि नतीजा नहीं आ जाता, काउंटिंग ओवर नहीं हो जाती, तब तक ये नहीं सोएंगे, लेकिन गड़बड़ी नहीं होने देंगे, चुनाव में नतीजों को प्रभावित नहीं होने देंगे। इतनी टेंशन है इस वक्त भवानीपुर में। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी बंगाल में बीजेपी को बम्पर जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है, वहीं टीएमसी के खाते में केवल 100 सीटें आने की संभावना उन्होंने जताई है, जबकि अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के बाद बीजेपी के जीत के एवरेज मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज मार्जिन और बढ़ जाता है। पोल्स ऑफ पोल्स पर अगर आप नजर डालें तो बंगाल में बीजेपी 170 सीटें जीतकर आराम से सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं टीएमसी 15 साल बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हो सकती है। पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स के हिसाब से टीएमसी को बंगाल में सिर्फ 120 सीट पर ही जनता ने समेट दिया है, जबकि अन्य पार्टियां भी कुछ खास कमाल करती दिख नहीं रही हैं। बंगाल में अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल को लेकर बंगाल में सियासत हो रही है, सबके अपने अपने दावे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2026 में उनकी पार्टी 226 सीट जीत रही है। बीजेपी 180 से 200 सीट जीतने का दावा कर रही है। और एक अत्याचार सह्य करे सेंट्राल फोर्स एवं एखानकार फोर्स सबार যৌথ अत्याचार सह्य करेও টোটাল समस्त मेशिनारि गवर्नमेंट अफ इंडिया प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार থেকে শুরু করে পুরো गवर्नमेंट अफ इंडिया এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं, बात बीजेपी भी वही कह रही है और जब तक नतीजे नहीं आ जाते हर पार्टी अपनी जीत के दावे करती रहती है। लेकिन ये जो पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स आया है अजय जी, पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स में तो बीजेपी का ग्राफ और ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो 170 सीट तक ला सकती है। बिल्कुल, अब ये कई एजेंसीज आ गई हैं, नई नहीं। देखिए, जितनी पुरानी एजेंसीज थी जो पहले की, जिनको क्रेडिबल माना जाता था, जो क्रेडिबल चेहरे थे, सेफोलॉजी के चेहरे जिन लोगों को हम आप सब आदमी जानते थे और स्टूडियो में देख करके हम लोग बैठ के देखते थे उन लोगों को, वो सब लोग बाहर हो गए। उसमें से किसी का कोई नहीं आ रहा है। ये सब नए प्लेयर, हर चुनाव में नए प्लेयर्स आ रहे हैं। अब जैसे एक चाणक्य स्ट्रेटेजी का पहले आया, अब हम लोग को लगा कि ये चाणक्य स्ट्रेटेजी वही टुडे चाणक्य वाले होंगे, लेकिन उनका अलग से पोल आया। अब इन्होंने 192 दिया। ये इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि उन्होंने 192 दिया कि इनको आए या उनको आए, वो एक तरफा होगा। ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट वाला नहीं होगा कि कोई जाकर के 140 पर रुक रहा है, कोई 146 ले आ रहा है, इस तरह का नहीं होगा। आमतौर पर नहीं होता है। ये जो होगा आप ये कह रहे हैं लैंडस्लाइड होगा, एक तरफा ही होता है पोलिंग जो होती है। अब पोल ऑफ द पोल्स की जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों ने बहुत नजदीकी मुकाबला बताया है और परसेंटेज ऑफ वोट में भी बहुत नजदीकी मुकाबला बनाया है। और एक बहुत दिलचस्प बात है जो ज्यादा चर्चा जिसकी नहीं हुई, कि लोकल जो बांग्ला चैनल्स हैं वो लगभग सारे लोकल बांग्ला चैनल्स टीएमसी को जिता रहे हैं। अच्छा, हाँ, सारे बांग्ला चैनल्स, उन्हीं बांग्ला चैनल्स के नेशनल चैनल्स में उस आंकड़े की चर्चा नहीं हो रही है। उन बांग्ला चैनल्स के नेशनल चैनल्स भी हैं, लेकिन वहां उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से जो आप कह रहे हैं ना कि घमासान चल रहा है और दावे प्रतिदावे इसलिए बढ़ गए हैं। नहीं तो आमतौर पर तो हम लोग डायरेक्शन के लिए मान ही लेते हैं कि अगर डायरेक्शन है इसका एग्जिट पोल का कि अमुक पार्टी जीतेगी तो वही पार्टी जीतती है। नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। नहीं, लेकिन सर कुछ ऐसे भी पोलस्टर्स हैं जिनको रिएक्शन ही नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी पोलस्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि क्योंकि मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं मिला इसलिए मैं सर्वे कर ही नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चाहे वो बंगाली मीडिया की हम बात करें या हम नेशनल मीडिया की बात करें या पोलिंग एजेंसीज की हम बात करें, बंगाल से लेकर नेशनल तक की रिएक्शंस तो सबको मिल ही रहे हैं, ईदर दिस वे और दैट वे।
देखिए, अगर रिएक्शन नहीं मिल रहे हैं, 1 मिनट की उन पोलिस्टर की बात मान लें, तो बाकी लोगों ने कैसे किया? यानी बाकी जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया, आप उनके निष्कर्ष पर या उनके काम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, बाकी 4 स्टेट्स में आपने भी किया है, वहां आपको मिल गए फीडबैक, रिएक्शंस, यहां नहीं मिले। तो कुल मिलाकर के एक बात मैं इस बात से सहमत हूं कि हर चुनाव में आपको 2-3 नए खिलाड़ी मिलते हैं एग्जिट पोल के काम को करने वाले, जिनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिससे आप वेरीफाई कर सके कि इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसके चलते थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर चुनावों में, 1-2 में सही भी साबित होते हैं, ज्यादातर चुनावों में ये एग्जिट पोल मैं सर आपका फेल हो प्रेडिक्शन नहीं समझी। आपका प्रेडिक्शन ये है कि क्या बीजेपी जीत रही है या टीएमसी जीत रही है? देखिए, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि चुनाव में इस बार इस तरह के फैक्टर्स रहे हैं कि आप बहुत आसानी से एनालाइज नहीं कर सकते। पहली बात, एसआईआर में जितने वोट कटे हमारी याददाश्त में कभी नहीं कटे। जिस तरह से बंगाल में बाहर से प्रवासी वोट करने गए, इतनी बड़ी संख्या में हमने किसी स्टेट में, क्या बंगाल में भी नहीं देखा कभी। जितना हाई परसेंटेज वोट हुआ है वो भी कुछ और कहानी कहता है। इसलिए प्रेडिक्शन आसान नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको एग्री कर रहा हूं कि बाकी स्टेट्स का भी चुनाव देख लेना, तो वोटर ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज दे रहा है, क्लियर मैंडेट दे रहा है। लेकिन अगर इस तरह का मैंडेट आया और टीएमसी के फेवर में यह आया कि 170 पटक गई, बीजेपी 170 पाती है, सरकार चला लेगी। अगर टीएमसी 170 या 60 पटक गई तो सरकार बन जाएगी, चलेगी नहीं। वो सरकार बनेगी लेकिन चलेगी नहीं अगर बहुत क्लियर मैंडेट नहीं हुआ तो। अगर टीएमसी 200 के लिए से ऊपर मुश्किल होगा। टीएमसी नहीं लेकर आई, जो कि मुझे अगर अभी तक 180 के एग्जिट पोल के डायरेक्शन में 200 से ऊपर तो टीएमसी जाती हुई अगर नहीं दिख रही 180 है। पार नहीं करती टीएमसी, तो सरकार बन भले जाए, चलेगी नहीं 5 साल। ठीक है। बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि इस बार ममता बनर्जी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली हैं, क्योंकि चुनाव बीजेपी ने नहीं, बंगाल की जनता ने लड़ा था। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि रिजल्ट आने से पहले ममता बनर्जी को जीत का दावा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन 4 मई को ममता का यह दावा गलत साबित होगा। तो जनता जवाब देंगे, जनता ही कल जवाब दे दिया है। फर्स्ट फेज में भी जनता जवाब दिया, हम लोग 110 पार कर चुके थे, और सेकेंड फेज में भी कल जनता पूरी तरीके से ममता दीदी को बता दिया है कि इस टाइम में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रहे हैं। अभी 226, 230, 270, 280, 294 भी बता सकते हैं, ये उनका है, ये अधिकार है उनका, जो भी शंका है उसको बोलने का अधिकार है। जैसा इलेक्शन कमीशन ने जो सेंट्रल फोर्स है, जो फोर्सेस को इतने अच्छे से सजाया उसको, और सब लोग वोट देने के लिए पूरा तैयार होकर आराम से वोट देने का अधिकार भी रख के जब वोट दिया, तो ये सबसे बड़ा इस चुनाव का इतिहास हो गया है। लोग खुल के बता रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। इस टाइम में कमल के चिन्हों को देके वोट हुआ है एक्चुअली। देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी और इलेक्शन कमीशन जो चाहता था कि पहला तो ये कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े, और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण भी इसी लिहाज से किया गया था। बाहर से जो मतदाता पश्चिम बंगाल पहुंचे थे मतदान के लिए अजीत जी, वो भी इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको ये लगा कि एक तो जागरूकता रहेगी, उनके मत का वो रिजल्ट देखना चाहते थे, और दूसरा वो ये चाहते थे कि भाई जो योजनाएं हैं उसका भी लाभ हमें मिलता रहे। तो जो बीजेपी चाह रही थी, जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा था, जो जनता चाह रही थी, वो तो हो चुका है। लेकिन जहां बात राजकुमार जी ने खत्म की थी कि अगर टीएमसी 170 लाती है तो सरकार चलाना मुश्किल होगा, मैं इसको थोड़ा और घटा देती हूं, मुझे 170 ज्यादा लग रहा है सर। अगर मैं कहती हूं कि 160 पर रुक जाती है टीएमसी, तो मुश्किल होगा क्या टीएमसी के लिए सरकार चलाना? हम लोग जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं, कायदे से तो नहीं होना चाहिए। सर कायदे, हम कायदे की बात कर रहे हैं। देखिए 148 फायदे वाली बात करिए। 148 सीट जिसको आए, इसका मतलब जनता ने उसको जिताया है और उसको सरकार चलाने का अधिकार होना चाहिए है, अनलेस की कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं होता है। जो डिफेक्ट का हम लोगों के यहाँ 10th शेड्यूल में, 10वीं अनुसूची में हम लोगों के यहाँ 51, 52 में संशोधन और 92, 91 में संशोधन के जरिए जो प्रावधान किए गए हैं,
वो हो, 148 जिसको आया उसको सरकार चलाना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों के जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स की वजह से भाई, एक जमाने में तो हम लोगों ने ऐसी सरकार देखी है, नरसिंह राव ने अल्पमत की सरकार चलाई, 245 ही तो एमपी थे, और अल्पमत की सरकार चली, पूरे 5 साल चली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलती थी सरकार। लेकिन वो नरसिंह राव थे, ये ममता बनर्जी है, और इधर ऑपोजिशन में अब अमित शाह है। वही वो ये कहिए कि उस समय हम नरसिंह राव नहीं थे, उस समय अपोजिशन में अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो कहिए वो फैक्टर था। ठीक है, तो अब इसकी वजह से ये चेंजेस जो आए हैं, जिनकी वजह से आशंका जता रहे हैं राजकुमार जी, और ऐसी आशंका पार्टियों को भी होती है। हमको आजकल कहीं आपने देखा है कि किसी स्टेट में इस तरह का मैंडेट आया हो? कहीं आ ही नहीं रहा है। जिस जगह मैंडेट जनता दे रही है, एक तरफा पूरा मैंडेट दे रही है। बिहार में 202 सीटें आई, पंजाब में 94 सीटें आई हुई हैं 117 में से, दिल्ली में आपने देखा किस तरह का मैंडेट आया हुआ है। हर स्टेट उठा करके देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए मैंडेट किस तरह का है, 255 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र को देखिए 132 अकेले भारतीय जनता पार्टी। तो मैंडेट फुल एकदम पूरा बहुमत जनता दे रही है। उसको भी पता है कि क्या कुछ हो सकता है, अस्थिरता लोग भी नहीं चाह रहे हैं, तो मैंडेट तो पूरा आएगा। वोट का परसेंटेज जो, जहां हम लोगों ने कल बात की थी, देखिए रोज नए आंकड़े आ रहे हैं मीनाक्षी जी, वो भले वोटिंग 93% हुई है, लेकिन ओवरऑल वोट परसेंटेज 3.6 से 4% बढ़ा है, मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स। और 52 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है 294 में से जहां एब्सोल्यूट नंबर्स कम हो गए। आप सोचिए 294 में 93% पोल की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसके बावजूद 52 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां 2021 के मुकाबले एब्सोल्यूट नंबर्स कम हुए हैं, और एब्सोल्यूट नंबर्स जो बढ़े हैं इस बार, वो पिछले 10 चुनावों में सबसे कम बढ़े हैं। तो इसका ये फैक्टर है, इसको फैक्टर इन करना चाहिए हर व्यक्ति को कि वोटिंग जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़े जैसे पिछले 10 चुनावों से बढ़ रहे थे। परसेंटेज इसलिए बढ़ा, इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से, अगर हम इसे नतीजों में एसेस करने की कोशिश करें तो इसे आप कैसे समझाएंगे? देखिए, इसी तरह से समझाएंगे कि जो हम लोग, वेब का इलेक्शन नहीं है, वेब का इलेक्शन होता तो जो परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है, इस अनुपात में एब्सोल्यूट नंबर्स भी बढ़े हुए। नहीं तो फिर मैं इसी बात पे आपसे दूसरा सवाल पूछती हूँ। आपने कहा कि वेव का इलेक्शन नहीं है, लेकिन अगर वेव का इलेक्शन नहीं है तो फिर उतना बड़ा मैंडेट भी नहीं आ सकता। जो 192 पर बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, या 200 तक जो बीजेपी अपने आप को मानकर चल रही है कि वहां तक पहुंचेंगे, वो तो बिना वेव के इलेक्शन के हो ही नहीं सकता। नहीं, वेव का इलेक्शन का मतलब होता है जो एकदम दिखे, खुल के बोले लोकसभा। वेव का इलेक्शन एक वेव क्रिएट हो गई हो। अंडर वेव की बात कोई नहीं कर रहा है, हम आपके अंडर करंट की बात हर आदमी कर रहा है। और दूसरा क्या, इस तरह के इलेक्शंस में जो बेहतर तरीके से बूथ मैनेज करता है, जिसके लोग कार्य अपने वोटर्स को निकाल के बाहर ले जाते हैं, जिसका वोट पड़ता है वो जीतता है। इस मामले में जो ममता बनर्जी की महारत है वो हम लोगों ने 2011 से लेकर के 16 में 21 में सब जगह देखा है। 21 में तो वेव ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकदम हिंदू वेव है। 19 में 18 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीती थी, तो वेब तो एक दिख रही थी, लेकिन नतीजे तो बिल्कुल दूसरे आए, क्योंकि प्रबंधन और वोटर जो है उसके ज्यादा निकले, उन्होंने ज्यादा डलवाए। इस बार प्रबंधन दोनों ही पार्टी इसका जबरदस्त रहा। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि आप देखते रहे बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है। नरेंद्र मोदी का चुनाव, मास अपील, अमित शाह की स्ट्रेटजी, वो तो सब जगह होती है। सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट, जिस तरह से अपने वोटर को बूथ तक ले जाती है, वोट डलवाती है। और पश्चिम बंगाल में 2021 तक के चुनाव में देखें तो ममता बनर्जी इस मामले में बीजेपी पर बहुत भारी पड़ती थी। इस बार बीजेपी ने उसको मैच करने की कोशिश की है। जिस तरह का हम दोनों तरफ से तनाव देख रहे हैं ना कहीं हम मान सकते हैं कि बीजेपी के वर्कर का, बीजेपी के सपोर्टर का डर कम हुआ है। वो बराबर की टक्कर देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वोटर भी उस अनुपात में निकल पाया? अगर निकल पाया गोल बंद होके, तो मान लीजिए कि बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट में भी ममता बनर्जी को मैच करने की कोशिश की है। अन्यथा इससे पहले ममता बनर्जी इस मामले में भारी पड़ती रही हैं, उसके कारण बहुत स्पष्ट है। नहीं, लेकिन अब ये काउंटिंग से पहले का जो मैनेजमेंट हो रहा है, ये क्या रंग दिखा रहा है? ये भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी होता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 2 पार्ट हैं, ये बहुत जरूरी है। एक वोट डलवाना और दूसरा डले हुए वोट की काउंटिंग तक सुरक्षा करना। मैं ये नहीं कहता हमेशा गड़बड़ होती है, लेकिन कई राज्यों में हुआ है। जो बैलेट बॉक्स होते थे, बैलेट बॉक्स लुट जाते थे। ईवीएम में हमने कई राज्यों में खबरें देखी है कि ईवीएम वहां खेत में पड़ी पाई गई, रोड पर पड़ी पाई गई, तो क्या होता है जी। तो चुनाव के अगर उसको जंग के अंदाज में देखें, 2 चरण है। पहला चरण अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक लाके वोट डलवाना। दूसरा, जो वोट डल गया है उसको प्रॉपर काउंटिंग कराना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है सर, क्या ममता बनर्जी नर्वस हैं?
देखिए, हर व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा है उसको नर्वस होना चाहिए। ये एकदम हम संदेह जो है ना वो समझदारी का लक्षण होता है। और ओवर कॉन्फिडेंस जो है, हम लोगों के गुरु थे हिंदी के प्रोफेसर मैनेजर पांडे जेएनयू में प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि मूर्खों का कॉन्फिडेंस सबसे अव्वल होता है। मूर्ख जो है मौलिक भी होता है और बड़ा कॉन्फिडेंट भी होता है। जो चुनाव लड़ रहा है उसको ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, उसको संदेह में रहना चाहिए है और सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। इसलिए नर्वसनेस है, लेकिन वो कोई अब मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द प्लेस है। आउट ऑफ द प्लेस नहीं है, हार वाली नर्वसनेस नहीं है। देखिए, बाकी शुभेंदु अधिकारी क्या गंवा देंगे या दिलीप घोष क्या गंवा देंगे? विपक्ष में जो ऑलरेडी है, वो तो विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उसके बड़े नेता है वो लोग। भारतीय जनता पार्टी की 19 राज्यों में सरकार है, तो भाजपा का नेता क्या गंवा देगा? ममता बनर्जी की तो एक ही राज्य में सरकार है, गंवा देंगी तो सब गंवा देंगी ना, सारी चीजें चली जाएंगी ना। उसके बाद तो जैसा होता है कि वापसी नहीं होगी, लेफ्ट की नहीं हुई, तो उनका नर्वस होना बहुत स्वाभाविक है, उनको होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब की भी बात कर ले, जहां आम आदमी पार्टी नर्वस है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 60 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और इसे छोड़ने के बाद विपक्ष लगातार मान सरकार के नंबर्स पर ही सवाल उठा रहे हैं। आज पंजाब में भगवंत मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और इस दौरान मान सरकार विश्वास प्रस्ताव ला सकती है और सदन में बहुमत साबित कर सकती है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल लगातार मान सरकार के पास पर्याप्त नंबर न होने का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, अब तो कांग्रेस कहने लगी है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। पंजाब विधानसभा में नंबर गेम की बात करें तो पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीट है, यानी बहुमत के लिए 59 विधायकों का साथ होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के पास इससे बहुत ज्यादा विधायक हैं, 94 विधायक हैं उनके पास। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, अकाली दल के पास 3 और बीजेपी के पास मात्र 2। वहीं एक विधायक बीएसपी के पास है। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक तो डरे हुए हैं, जल्द ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ये जो इनके अपने एमएलए हैं उनको भागने का खतरा है, उसके लिए फ्लोर पर ये कॉन्फिडेंस का मोशन लेकर आए। जब जैसे 7 भाग गए तो ऐसे जब भागने लगे तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इनके जैसे एमएलए डरे हुए हैं, जैसे पंजाब के लोग डायरेक्ट इनको क्वेश्चन करने लगे हैं। आपने देखा कि कितने एमएलए को घेर कर बातें करते हैं। प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगे। अब देखिए, पंजाब में बहुमत का आंकड़ा हम दिखा ही रहे हैं आपको, 59 है, 59 है। राजकुमार जी, कितने भाग जाएंगे? 10 भाग जाएंगे, 12 भाग जाएंगे, 30-34 भाग जाएंगे? ये तो मतलब मुझे नहीं दिखाई देता। आप बाकी अपना आकलन बताएं। नहीं, देखिए, बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता है। अगर डिवीजन की बात करें 2/3 चाहिए, यहाँ तो अगर 1/3 भी चला जाए तो उनकी मेजोरिटी में फर्क नहीं पड़ रहा, और 1/3 के जाने से पार्टी टूटती नहीं है, पहली बात। उसके बावजूद अगर भगवंत मान विशेष सत्र बुला रहे हैं विधानसभा का, और जैसी की उम्मीद है उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, तो उसका रीजन वही है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। ठीक बात है। आम आदमी पार्टी में किसी ने सोचा होगा 10 में से 7 राज्यसभा सदस्य चले जाएंगे, भनक नहीं लगेगी इसको। मतलब विधायक उनके शिवसेना और राज्यसभा सांसद बीजेपी के। बाल ठाकरे की पार्टी, जो मतलब वो एक तरह से सबसे अनुशासित या डरी हुई पार्टी इसको कह सकते हैं, कि उनके हुक्म के बिना शायद खड़े और बैठते भी नहीं होंगे वो, उसमें स्प्लिट हो जाना 2/3। तो अनुभव इस तरह का है कि कुछ भी हो सकता है। उस खतरे को टालने के लिए वो चाहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर इस बार ले आते हैं तो कम से कम 6 महीने के लिए आपको कुशन मिल जाएगा। जब चुनाव एकदम सामने हो, होना वही मैं कहूं, जब चुनाव एकदम सामने हो तो क्या कोई स्प्लिट होने की संभावना है? देखिए, ये तो हम लोग अभी अरविंद केजरीवाल की जो बात हम कर रहे थे, विक्टिम कार्ड खेलने में उन्होंने जो एक प्रेसिडेंट कायम किया है, उन्होंने इतिहास बनाया है। उनसे ज्यादा विक्टिम कार्ड किसी ने नहीं खेला। उनसे ज्यादा लाचार कोई जब नहीं। जिस समय उनको दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 विधायक थे, तब भी वो विश्वास प्रस्ताव ले आते थे। ये उसके पहले कहते थे कि हमारे विधायक को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया गया है और इसलिए हम विश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं थी। कोई 3 विधायक थे बीजेपी के, और जहां पर तोड़ के ले गए राज्यसभा सांसद, वहां आपको कानो कान भनकनी पड़ी। वो एक तरीका होता है उनको अपना वो एक राजनीति का नैरेटिव सेट करने का, एक नैरेटिव अपना सेट करना। एक जो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो बात कर रहे थे, उसकी आशंका जताई जा रही है कई दिनों से, जब से वो पार्टी टूटी है। 7 MP गए हैं उनके, कि ये संभव है कि अस्थिरता की कोशिश की जाए,
ये 7 MP जो हैं उसमें 2 लोग, हम लोग एक दिन और आपके साथ बात कर रहे थे, 2 ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, राघव चड्ढा और संदीप पाठक। इन दोनों ने पिछली बार टिकट बांटी, 117 टिकट इन दोनों के पसंद से दी गई थी, जिसमें ज्यादातर लोग, और एक चुनाव रणनीतिकार थे संदीप पाठक, और ये इंचार्ज थे। इन लोगों ने टिकट दी। कहा जा रहा है कि 40-45 लोग इनके संपर्क में है। तो ये, अगर ये लोग इसकी कोई इस तरह की कोशिश करते हैं, अगर अस्थिरता हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाए और राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो। पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, हम उस दिन भी इस बात की आशंका जता रहे थे। तो ये तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहेगी कि ऐसी अस्थिरता हो। लेकिन सवाल, इसके बावजूद भी विधायक इसलिए नहीं टूटेंगे क्योंकि 10 महीने बाद उनको चुनाव में जाना है, और उनको पता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो वहां चुनाव नहीं जीत सकते हैं। या राघव चड्ढा और संदीप पाठक कोई पार्टी बनाएंगे तो उसके चुनाव चिन्ह पर भी नहीं जीत सकते हैं। वहां चुनाव का सीधा मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होना है। और तीसरी पार्टी वहां अकाली दल है, और चौथी पार्टी बारिश पंजाब दे जो पार्टी बनाई है अमृतपाल और सरबजीत ने, ये है। तो ये विधायक अपने इंटरेस्ट से ज्यादा, अपने इंटरेस्ट उससे ज्यादा कोई नहीं समझता है। उसको पता है कि 10 महीने में चुनाव होना है, हम किसकी टिकट से जीत सकते हैं। आज कोई कुछ भी ऑफर दे दे, वो टूट के जाकर के उसको कुछ भी हासिल नहीं होना है। इसलिए टूट तो जो भी गेम होगा वो 10 महीने के बाद चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद होगा, या चुनाव के समय कुछ लोग पाला बदल करें, कोई अकाली दल चला जाए, कोई कांग्रेस चला जाए, कोई बीजेपी जाए, वो अलग बात है। लेकिन उसके पहले तो अभी कुछ होता नहीं दिख रहा है। एक और खबर है, हज यात्रा की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इसी पर सियासी घमासान है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करके हज यात्रा की कीमतों में 10,000 रुपए का इजाफा किया है। पहले हज यात्रा के लिए 3,64,000 रुपए देने पड़ते थे, अब बढ़ोतरी के बाद 3,74,000 हो गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एविएशन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया है। अब इस पर मुस्लिम सांसदों और नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह हज यात्रियों का शोषण है, सरकार को यह सर्कुलर वापस लेना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कीमत बढ़ाने पर सवाल उठाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने पोस्ट कर लिखा कि 10,000 रुपए ज्यादा वसूलना हज यात्रियों के साथ सरकार की नाइंसाफी है। जब पहले से किराया तय था तो आखिरी समय पर यह किराया क्यों बढ़ाया गया है। अब कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर जब सवाल उठे तो सरकार की तरफ से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि सरकार हज यात्रियों की भावनाओं का सम्मान करती है। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात के बीच एविएशन फ्यूल में बढ़ोतरी के चलते ही कीमत बढ़ाई गई है। सरकार से बातचीत के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने सिर्फ $100 की बढ़ोतरी की है, जिससे हज यात्रियों पर बोझ कम आएगा। ये फैसला पारदर्शिता से लिया गया है। अब सच ये है कि एविएशन फ्यूल बढ़ रहा है, युद्ध का मौका है, यात्राएं महंगी हो रही है, ये एक इनएविटेबल ट्रुथ है, ये तो हम जान रहे हैं। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव भी तो है, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स भी तो है। चुनाव तो हमारे देश में कहीं ना कहीं हमेशा होता ही रहता है। एविएशन फ्यूल की कॉस्ट कितनी बढ़ गई है इसका अंदाजा आप ये लगाइए कि अभी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस है उसने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भाई आप हमको कोई राहत पैकेज दें, नहीं तो हमारे लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरी दुनिया में फ्लाइंग कॉस्ट बढ़ी भी है। तो अगर सरकार ने 10,000 रुपये बढ़ाए हैं, मुझे लगता है बहुत लॉजिकल है। और हर चीज़ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने देखा कॉमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ, पिछली बार डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत भी बढ़ी। तो महंगाई की मार तो पड़नी ही पड़नी है, आप उससे कब तक बचेंगे। जंग अगर चलेगी और मतलब ये मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं है, एविएशन फ्यूल बढ़ने का कारण है। बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, ठीक सर, आज चर्चा को यही विराम देते हैं। जी आपका भी, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया।